Okay, so a very good evening to all of you and welcome to our discussion on budget 2022-23। अब बेसिकली इस बजट से रिलेटेड डिस्कशन जब हमें करना है तब मेनली हमारा फोकस रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बजट 2022-23 अगर हम वहां पे देखेंगे, यहाँ पे आपने 2022-2023 कंसिडर करना है, तो अगर बजट को हम यहाँ पे देखेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ये बजट अभी 1 अक्टूबर 2022 को पेश किया गया है, हमें पता है। तो मुख्यतः ये बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस होती है, जो वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जहां पे एक है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, पांचवा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, एंड छठा जो रिसेंटली अभी 2021 में जिसकी स्थापना हुई है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये जो मैंने 6 डिपार्टमेंट आपको बोले, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। और इन 6 डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा हर साल भारत सरकार का बजट तैयार किया जाता है। सो इफ समबडी इज आस्किंग यू द एमसीक्यू which department prepares the union budget, the answer is डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो हर साल जो है बजट बनाने की कवायद जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा की जाती है। अब बेसिकली ये वर्ड बजट, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे तो ये वर्ड बजट जो है सबसे पहले 1860 में ये बजट पेश किया गया था। और ये वर्ड बजट जो है बॉगेट, इस फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है। बॉगेट इस शब्द का मतलब है लेदर बैग। तो जब ब्रिटेन में उनके जो वित्त मंत्री सबसे पहले बजट पेश करने के लिए, इसका मतलब अलग अलग तरह के फिनांस से संबंधित, वित्त से संबंधित अलग अलग घोषणाएं करने के लिए जब आते थे, तो उनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो एक लेदर बैग में लेके आते थे। तब से इसका नाम पड़ा बॉगेट और बॉगेट से ये शब्द बना बजट। अगर भारतीय राज्य घटना की अगर हम बात करते हैं तो बजट ये शब्द आपको भारतीय राज्य घटना में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य घटना का जो आर्टिकल 112 है, वहां पे शब्द आपको दिखाई देगा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक आर्थिक विवरण पत्र। एंड दिस एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट द बजट। यानी भारतीय राज्य घटना के अनुसार बजट इज नथिंग बट इट इज द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। और जैसे नाम में ही यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज बजट? बजट इज नथिंग बट, मैं अगर कहूंगा कि भारत सरकार का इनकमिंग एंड आउटगोइंग, यानी भारत सरकार के पास कौन से मार्ग से, कौन से अलग अलग तरीकों से भारत सरकार के पास पैसा आएगा, और भारत सरकार के पास ये जो पैसा आया हुआ है उस पैसे का विनिमय, उस पैसे का खर्चा किस तरीके से भारत सरकार करने वाला है, इसका लेखा जोखा, दैट इज व्हाट द बजट इज। इसको हम कहते हैं अर्थसंकल्प। अब ये बेसिकली वर्ष 2022-2023 का जो बजट है, इसमें कौन सी घोषणाएं की गई, कौन सी चीजें थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट कुछ बेसिक चीजें जो है सबसे पहले आपको बजट के बारे में पता होना जरूरी है, तभी जाके आप बजट को जो है अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो सबसे पहली चीज मैंने जैसे बताया कि बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है उसके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा। दूसरी चीज, बजट ये शब्द भारतीय राज्य घटना में है क्या? नहीं है। तो बजट के बजाय कौन सा शब्द आपको दिखाई देगा? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक आर्थिक विवरण पत्र। आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद बजट, दैट इज सेकंड टर्म। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अब जैसे मैंने कहा कि बजट यानी क्या? इनकमिंग एंड आउटगोइंग, भारत सरकार के पास पैसा कैसे आएगा और भारत सरकार कैसे पैसा खर्च करेगा, इसका लेखा जोखा यानी बजट। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने ध्यान में देनी है कि अभी 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया। तो ये बजट क्या था? ये बजट था 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, यानी जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, आर्थिक वर्ष। 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाला आर्थिक वर्ष जो 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाला है। तो इस एक साल में भारत सरकार के पास किस किस तरीके से पैसे आने वाले हैं?
भारत सरकार कौन से टैक्सेस के माध्यम से कितना पैसा जो है भारत सरकार के पास आएगा, कौन से अलग अलग स्रोतों के माध्यम से, रिसोर्सेस के माध्यम से भारत सरकार को पैसा मिलेगा, इसका लेखा जोखा इस बजट में आपको दिखाई देगा। और दूसरा जो पार्ट है कि भारत सरकार के पास ये जो पैसा आने वाला है, इस पैसे का विनियोग, इस पैसे का खर्चा भारत सरकार कैसे करने वाला है। भारत सरकार इसमें से डिफेंस से रिलेटेड कितना खर्चा करने वाला है, भारत सरकार इससे रेलवे से रिलेटेड कितना खर्चा करने वाला है, भारत सरकार इससे रोड्स बनाने के लिए कितना खर्चा करने वाला है। यानी इन सिंपल टर्म 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 जो वित्तीय वर्ष बन गया, जो फाइनेंशियल ईयर बन गया, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, यानी हमारी जो चर्चा हो रही है वो हो रही है आर्थिक वर्ष 2022-2023 से संबंधित, और उससे संबंधित ये बजट जो है 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया। यानी अभी 1 अप्रैल से आने वाला जो आर्थिक वर्ष है उसके बारे में घोषणा इस बजट के बारे में की है, और संसद में मुख्यतः लोकसभा में इस बजट से रिलेटेड चर्चा होगी और इस बजट को पास किया जाएगा। इसका ही मतलब भारत के लोगों के जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो खासदार है, जो संसद है, उस संसद द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी कि आने वाले आर्थिक वर्ष में इतना इतना पैसा आएगा और इस तरीके से हम खर्च करेंगे। तो ये पहली बात आपके मन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आने वाले आर्थिक वर्ष के लिए ये बजट जो है पेश किया जाता है। अगर हम 2022-2023 की बात कर रहे हैं तो 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया बजट ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू हो जाएगा। ये पहली बात जो है हमने समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या था, ये बजट जो था फरवरी के आखिरी वर्किंग डे को पेश किया जाता था, लेकिन वर्ष 2016 से कुछ बदलाव हुए हैं और वर्ष 2016 से अभी ये बजट फरवरी के आखिरी दिन को पेश करने के बजाय फरवरी के पहले वर्किंग डे को यानी 1 फरवरी को जो है पेश किया जाता है। और 2016 से 3 मूलभूत बदलाव हुए हैं इस बजट से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर बजट के बारे में भारत में हम वहां पे देखेंगे तो भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट शनमुगम चेट्टी इन्होंने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। और जब भारतीय राज्य घटना अस्तित्व में आ गई तो भारतीय राज्य घटना के अनुसार रिपब्लिक ऑफ इंडिया, प्रजासत्ताक भारत का पहला बजट जॉन मथाई इन्होंने जो है पेश किया था। वर्ष 2024 से ही जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे तब से रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था और जनरल बजट जो है वो अलग पेश किया जाता था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2016-2017 से अब सेपरेट रेलवे बजट और सेपरेट जनरल बजट पेश नहीं किया जाता है। रेलवे बजट को जो है वो जनरल बजट में ही उसका समावेश किया गया है। तो ये बेसिकली 2016 से बदला हुआ है। अब ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई यानी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा इस बजट का जो है प्रिपरेशन किया जाता है। बजट ये शब्द बॉकेट इस शब्द से डिराइव हुआ है। आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद बजट। 2016 से जो है 1 फरवरी को या पहले वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आने वाले आर्थिक वर्ष के लिए बजट पेश किया जाता है। भारत का जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुगम चेट्टी इन्होंने पेश किया था। और भारतीय राज्य घटना के अनुसार ये बजट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई वहां पे जॉन मथाई द्वारा ये सबसे पहला बजट पेश किया गया था। 1924 से लेके रिसेंट तक यानी 2016 तक रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग पेश किया जाता था, बट 2016 से जो है जनरल बजट और रेलवे बजट जो है उसको मर्ज किया गया है, एक ही तरीके से उसको पेश किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सो स्टैटिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने जरूरी है। और मैंने शुरुआत में ही जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो 6 डिपार्टमेंट है उनके भी नाम बताए, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू जैसे नाम में ही है कि कौन से अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कौन से अलग अलग तरीके से भारत सरकार के पास पैसा आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भारत सरकार द्वारा जो है जो पैसा खर्च किया जाएगा उससे संबंधित ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज मुख्यतः बैंकों से संबंधित ये जो है डिपार्टमेंट काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट बनाने से संबंधित इसका महत्वपूर्ण काम होता है।
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, DIPAM, इसका पहले नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, यानी भारत सरकार का मालिकाना हक जिन जिन कंपनियों के ऊपर है, फॉर एग्जांपल HPCL कंपनी है, BPCL कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इनको हम कहते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। भारत सरकार का मालिकाना हक जिनके ऊपर है ऐसे कंपनीज, तो इनका जब विनिवेश करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, यानी प्राइवेट प्लेयर्स को अगर ये कंपनियों का कुछ हिस्सा बेचना है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसका पहले नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जिसका नाम अभी बदलकर हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, यानी DIPAM। ओके, और पिछले साल से ही यानी वर्ष 2021 से एक नया डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है और उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी ये अलग अलग तरह के जो सरकारी मालिकाना हक रहने वाली जो कंपनीज है उनसे संबंधित ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके, तो ये हो गई बेसिक चीज। और जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से तीन महत्वपूर्ण जो बदल हुए हैं, अब रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग पेश नहीं किया जाता है, वो एक ही बजट होता है। दूसरी चीज, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, इस तरीके का जो है एक सेपरेट कॉलम बजट में वहां पे नहीं होता है। और तीसरी चीज, अब हर साल 1 फरवरी को जो है अगले आर्थिक वर्ष का बजट वहां पे पेश किया जाता है। सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन में बैठे हुई क्वीन एलिजाबेथ थी या क्राउन थी, भारत के बिहाफ पे, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है हमारे ऊपर राज था, तो सबसे पहले 1860 में इस तरह का बजट जो है पेश किया जाता था। और पहले ये बजट जो है शाम को 4 बजे वहां पे पेश किया जाता था, बट वाजपेयी सरकार जब से अस्तित्व में आया 1999 से जो है अब बजट जो है सुबह 11 बजे वहां पे पेश किया जाता है। अब तक की अगर हिस्ट्री हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार केंद्रीय अर्थसंकल्प किस फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया? इट वाज मोरारजी देसाई। अब तक 10 बार उन्होंने जो है ये बजट पेश किया है। नंबर 2 में जो है P चिदम्बरम, 9 बार उन्होंने जो है अब तक ये केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रेजेंट किया था। फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये फुल टाइम, क्योंकि इसके पहले इंदिरा गांधी ने भी बजट पेश किया था बट शी वाज नॉट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, तो फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश किया गया। ऐसी कौन व्यक्ति है? तो वो है निर्मला सीतारमन। शी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट बजट इन इंडिया। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बेसिक आपको बता दी। अब आपको अगर ये बजट समझना है तो उससे संबंधित जो है फिस्कल पॉलिसी यानी क्या, ये हमें समझना जो है वो जरूरी है। अब बेसिकली ऐसा है कि फिस्कल पॉलिसी यानी एक तरीके से हम कहेंगे कि भारत सरकार की जो है, भारत सरकार की पैसों से संबंधित धोरण, पैसों से संबंधित पॉलिसी। इन सिंपल वे, भारत सरकार के पास जो है पैसा कैसे आएगा और भारत सरकार पैसा कैसे खर्च करेगा, इसका लेखा जोखा देने वाला पॉलिसी धोरण, यानी उसे हम कहेंगे फिस्कल पॉलिसी। अब जो है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो कि भारत सरकार के पास पैसा जो है कैसे आएगा, तो उसको जो है दो हेडिंग में हम कंसिडर करते हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, महसूली जमा, और दूसरे को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स, भांडवली जमा। रेवेन्यू रिसीट्स यानी क्या? मोटा मोटी तौर पर समझ लो कि अलग अलग तरह के टैक्सेस भारत सरकार को जो मिलते हैं, अलग अलग तरह के टैक्सेस भारत सरकार लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है 2016-17 से जो है जीएसटी अस्तित्व में आया है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल टैक्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, यानी अलग अलग तरह के ये जो टैक्सेस है, इन टैक्सेस के माध्यम से भारत सरकार को पैसा मिलता है, एक तरीका। दूसरा जो है भारत सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, जिसे हम कहते हैं टैक्स छोड़ के नॉन टैक्स रिसीट्स। इसका मतलब क्या? जैसे भारत सरकार ने जो है दूसरे किसी देश को जो है लोन दिया होगा, भूटान को दिया होगा, नेपाल को दिया होगा, अफ्रीकन कंट्रीज को दिया होगा, तो अगर हमने किसी को लोन दिया है तो उसके बदले में हमें जो है हर साल ब्याज भी मिलेगा। यानी भारत सरकार की किटी में, सरकार की तिजोरी में वो पैसा वहां पे ऐड हो जाएगा, तो भारत सरकार को मिलने वाला ब्याज, इंटरेस्ट। सिमिलरली
भारत सरकार का मालिकाना हक रहने वाली अलग अलग तरह की कंपनीज है, जैसे मैंने बताया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। तो भारत सरकार को मिलने वाला प्रॉफिट या उन कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड, भारत सरकार अलग अलग तरह की सुविधाएं सामान्य लोगों को देती है। जैसे हमें पता है रेलवे की सुविधा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है रोड की सुविधा है। तो भारत सरकार उसके बदले में हमसे सर्विस फीस भी तो लेता है, चार्जेस भी तो लेता है। तो उन फीस के माध्यम से, उस बिल के माध्यम से भारत सरकार को जो पैसा मिलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या मान लो अलग अलग तरह का जो है जो पेनल्टी वहां पे भारत सरकार लगाता है, तो इनके सबके माध्यम से जो है भारत सरकार को वहां पे पैसा मिलता है। और अलग अलग तरह के ग्रांट्स, वर्ल्ड बैंक ग्रांट दे रहा है या एडीबी जिसे हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे ग्रांट मिल रहा है। तो इन अलग अलग तरीके से जो है भारत सरकार को नॉन टैक्स रिसीट्स के माध्यम से पैसा मिलता है। तो रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है, अलग अलग टैक्सेस के माध्यम से मिलने वाला पैसा और नॉन टैक्स रिसीट से मिलने वाला पैसा। ये हो गया एक हेडिंग। दूसरा हेडिंग जो है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स यानी क्या, बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म के लिए एसेट क्रिएशन के लिए भारत सरकार कुछ ना कुछ बना रहा है। भारत सरकार रास्ता बना रहा है, भारत सरकार अस्पताल बना रहा है। सो कैपिटल क्रिएशन, भांडवल निर्मित, तो उसके लिए बड़े पैमाने पे जो है भारत सरकार जो पैसा लेता है उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसीट्स। जैसे भारत सरकार दूसरे देशों से लोन ले रहा है, भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय संस्था से लोन ले रहा है, सो दैट विल गो इनटू कैपिटल रिसीट्स। मान लो भारत सरकार जो है बॉन्ड के माध्यम से लोगों से जो है पैसा जमा कर रहा है, या भारत सरकार जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनसे पैसा वहां पे जो है लोन के माध्यम से ले रहा है, या भारत सरकार जो है आरबीआई के माध्यम से ट्रेजरी बिल के माध्यम से पैसा जो है काइंड ऑफ जमा कर रहा है, या भारत सरकार ने पहले जो है छोटे छोटे कंट्रीज को लोन देके रखा था, अब उन कंट्रीज से जो है मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट वहां पे ले रहा है। तो ये सारा जो है वो आएगा कैपिटल रिसीट में। यानी ये समझो भारत सरकार के पास पैसा कैसे आता है, रेवेन्यू रिसीट्स के माध्यम से और कैपिटल रिसीट्स के माध्यम से। तो बजट में इन सब चीजों का लेखा जोखा होगा कि आने वाले साल में इनकम टैक्स के माध्यम से भारत सरकार को कितना पैसा मिलने वाला है, कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से भारत सरकार को कितना पैसा मिलने वाला है, भारत सरकार कितना लोन लेने वाला है। ये सारी चीजें जो है आपको बजट में वहां पे दिखाई देगी। सो दैट इज द इन अ वे इनकमिंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार को पैसा कैसे मिलेगा, ये हो गया एक। दूसरा, भारत सरकार पैसा कैसे खर्च करेगा। अगेन इसमें दो हेडिंग्स, एक को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरे को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डे टू डे के लिए या मेंटेनेंस के लिए या ये सारा कारोबार चलाने के लिए भारत सरकार को जो खर्चा करना पड़ता है उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे भारत सरकार ने जो है अगर पहले लोन लेके रखा हुआ है तो भारत सरकार को उसके ऊपर ब्याज भरना पड़ेगा। भारत सरकार के जो सारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो है भारत सरकार को हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, पेंशन देना पड़ेगा। भारत सरकार को जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर या मान लो जो यूरिया है या बाकी चीजों के ऊपर जो है सब्सिडी है तो भारत सरकार की पॉकेट से वो खर्चा जाएगा। भारत सरकार ने जो अलग अलग इक्विपमेंट्स लेके रखे हुए हैं डिफेंस की सुरक्षितता से रिलेटेड, उसके मेंटेनेंस के लिए भारत सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। पुलिस से रिलेटेड भारत सरकार को खर्च करना पड़ेगा। शिक्षण से संबंधित, आरोग्य से संबंधित भारत सरकार को खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारा जो खर्चा है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम भारत सरकार का खर्चा कहाँ पे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि सैलरी के लिए खर्चा, पेंशन के लिए खर्चा, अलग अलग सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए खर्चा। दिस इज वन पार्ट। एंड सेकंड पार्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, भांडवली खर्च आपण ज्याला म्हणतो। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या, भारत सरकार खर्चा कर रहा है लेकिन उसमें से जो है कुछ बन रहा है, क्रिएशन ऑफ एसेट्स, कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज बन रही है, माइट भी उसमें से रास्ता बन रहा है, माइट भी उसमें से जो है अस्पताल बन रहा है, माइट भी उसमें से जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, पायाभूत सुविधा की जो है निर्मित हो रही है। ओके, तो उसको जो है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या खर्चा आता है, अगर भारत सरकार किसी को लोन देता है दूसरे देश को तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम डालते हैं। अगर भारत सरकार ने जो है लोन लेके रखा हुआ था किसी का और उसके ऊपर ब्याज भर रहा था, लेकिन अब भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि उसका प्रिंसिपल मुद्दल ही अमाउंट हम पूरी की पूरी भर दें, तो भारत सरकार के पॉकेट में से, तिजोरी में से वो जाएगा, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी हम जिसे कहते हैं अलग अलग तरह की जो योजनाएं भारत सरकार की होती है,
स्वच्छता भारत मिशन है, या मान लो फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, तो ये सारा जो खर्चा भारत सरकार करता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। भारत सरकार मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस, अलग अलग तरह के जो है हमें हथियार लेने हैं, टैंक लेना है, हमें राफेल जेट लेने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उससे संबंधित मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड भारत सरकार जो खर्चा करता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। और जैसे मैंने कहा, मूलभूत सुविधाओं का निर्माण, रस्तों का निर्माण, नए अस्पताल का निर्माण, नए कॉलेज का निर्माण, ये सारी चीजें जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाती है। तो ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार के पास पैसा कैसे आएगा, अलग अलग टैक्सेस के माध्यम से, नॉन टैक्स रिसीट्स के माध्यम से और कैपिटल रिसीट्स के माध्यम से, और भारत सरकार का खर्चा कैसे होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेनली मेंटेनेंस के लिए, सैलरीज के लिए जो खर्चा भारत सरकार करता है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग अलग स्कीम्स के लिए भारत जो सरकार जो खर्चा करता है। और इन सारे चीजों का लेखा जोखा, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक ये सारे जो हेडिंग्स मैंने आपको बताए, इनमें किस तरीके से भारत सरकार के पास पैसा आएगा और किस तरीके से भारत सरकार उसको खर्च करेगा, इसका जो लेखा जोखा होता है उसे ही तो कहते हैं हम बजट, उसे ही तो हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्थिक वार्षिक आर्थिक विवरण पत्र। करेक्ट? तो ये जो है बेसिक मैंने आपको वहां पे बताई। अब एग्जैक्टली वर्ष 2022 वर्ष 2023 यानी अभी का जो बजट पेश किया गया, तो उस बजट में क्या कहा गया कि भारत सरकार के पास जो पैसा आने वाला है वो पैसा कहां कहां से आएगा और कितना आएगा। अगर मान लो भारत सरकार के पास 1 रुपया आने वाला है, वैसे अगर टोटल हम वहां पे देखेंगे तो रफली भारत सरकार ने कहा कि रफली 22 लाख करोड़ रुपया अलग अलग टैक्सेस के माध्यम से जो है भारत सरकार को मिलने वाला है। तो भारत सरकार को जो पैसा मिलेगा वो कहां से मिलने वाला है, तो भारत सरकार ने इस बजट में कहा है कि जो लोगों से हम इनकम टैक्स वसूलने वाले हैं उसमें से जो है भारत सरकार को टोटल में से 15% पैसा मिलेगा। यानी मान लो अगर भारत सरकार के पास 1 रुपया आता है तो 1 रुपए में से 15 पैसे भारत सरकार को कहां से मिल रहे हैं, इनकम टैक्स के माध्यम से। भारत सरकार जो है अलग अलग तरह की जो वस्तुएं होती है उसके निर्माण के ऊपर टैक्स लगाता है, जिसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी नहीं, एक्साइज ड्यूटी। तो भारत सरकार को एक्साइज ड्यूटी में से जो है 1 रुपए में से 7 पैसा मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स यानी जो अलग अलग कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट होता है, 100 करोड़ की चीजें वो बनाते हैं, 150 करोड़ में बेचते हैं, यानी उनका प्रॉफिट कितना हो गया, 50 करोड़। तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी भारत सरकार जो है टैक्स लेता है, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, उसे हम कहते हैं निगम कर। तो भारत सरकार को जो है 1 रुपया अगर मिलता है तो उसमें से 15 पैसे 15% भारत को जो है कॉर्पोरेट टैक्स में से मिलता है। भारत सरकार को जीएसटी के माध्यम से 16 पैसा यानी 16% मिलता है। भारत सरकार को कस्टम्स ड्यूटी यानी बाहर के देशों में से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम चीजें करती है तो उसके ऊपर जो ब्याज लगता है, तो सॉरी उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी, आयात निर्यात कर। तो भारत सरकार को 1 रुपया अगर मिल रहा है तो उसमें से 5 पैसे ये कस्टम्स ड्यूटी के माध्यम से आते हैं। नॉन टैक्स रिसीट अभी मैंने बताया कि इंटरेस्ट के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए जो भारत सरकार की कंपनियां हैं उसका जो प्रॉफिट मिलता है, उसका जो डिविडेंड मिलता है, उसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो भारत सरकार को इसमें से 5 पैसा यानी 5% मिलता है। और भारत सरकार जो अलग अलग कंट्रीज से या मान लो आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भारत सरकार खुद होके लोन भी लेता है, बोरो भी करता है। तो भारत सरकार को जो है बोरोइंग के माध्यम से कितना पैसा मिलता है, 35%। यानी आने वाले 1 साल में भारत सरकार अगर 1 रुपया भारत सरकार के तिजोरी में आ रहा है तो उसमें से 35 पैसे भारत सरकार लोन के माध्यम से, बोरोइंग्स के माध्यम से जो है भारत सरकार लेने वाला है। आपको जो है बहुत बार यूपीएससी एमपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे 3-4 हेडिंग दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि भारत सरकार का जो है इनकम इन द वे, भारत सरकार का जो है रिसीट, भारत सरकार को जो पैसा मिलता है इसमें से सबसे ज्यादा किसमें से मिलता है, नंबर 2 किसमें से मिलता है, नंबर 3 किसमें से मिलता है, नंबर 4 किसमें से मिलता है। तो ये जो मैंने आपको जो है 1 रुपया दिखाया और भारत सरकार को आने वाले वर्ष में भारत सरकार का जो अंदेशा है, जो बजट में कहा गया है कि पैसा कितना कितना कहां कहां से आने वाला है, इस रुपये से में से या इस चार्ट में से आपको दिख रहा है। तो आपको
इसके ऊपर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। भारत सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? बोरोइंग्स। भारत सरकार जो लोन लेता है उसके माध्यम से भारत सरकार को सबसे ज्यादा पैसा आता है। यानी मान लो अगर 1 रुपए की बात करेंगे तो 35%, 35 पैसा भारत को जो है बोरोइंग्स के माध्यम से आता है। नंबर 2, भारत सरकार को जो है जीएसटी के माध्यम से 16%, 16 पॉइंट समथिंग, तो 16% यानी 1 रुपए में से 16 पैसे भारत सरकार को कहां से मिल रहे हैं? जीएसटी के माध्यम से। टैक्स में से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किस टैक्स में से भारत सरकार को पैसा मिल रहा है? जीएसटी के माध्यम से। रिसेंटली अगर आंकड़े हम देखेंगे तो दिसंबर 2021 में एक महीने में भारत सरकार को 1,40,000 करोड़, 1.4 लाख करोड़ एक ही महीने में जीएसटी के माध्यम से जो है भारत सरकार को टैक्स मिला है। सो सर्टेनली जीएसटी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है भारत सरकार को रेवेन्यू के लिए। सेकंड जो है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, यानी निगम कर। कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर भारत सरकार जो टैक्स लगाता है उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, तीसरा नंबर, चौथा नंबर वहां पे आता है इनकम टैक्स का। यानी इनकम टैक्स में से सबसे ज्यादा पैसा भारत सरकार को नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा पैसा भारत सरकार कहां से लेता है? लोन के माध्यम से। नंबर 2, जीएसटी के माध्यम से। नंबर 3, कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से। नंबर 4, इनकम टैक्स के माध्यम से। और फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज वगैरह वगैरह आएगा। यानी टॉप 4 भारत सरकार के सोर्सेस, भारत सरकार के पास कहां से पैसा आने वाला है। तो ये टॉप 4 जो है नाम आपको उस सीक्वेंस में पता होना जरूरी है। बोरोइंग्स यानी कर्जे के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से और इनकम टैक्स के माध्यम से। और भारत सरकार का अगर खर्चा हम देखें तो भारत सरकार खर्चा कहां पे करता है? जैसे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल सेक्टर स्कीम 15%। यानी भारत सरकार का टोटल जो खर्चा है उसमें से अगर 1 रुपया खर्चा करता है तो 15 पैसा भारत सरकार को सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यानी क्या? ऐसे भारत सरकार के प्रोग्राम जहां पे पूरा का पूरा खर्चा भारत सरकार यानी 100% एक्सपेंडिचर इज टेकन केयर बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, उसे हम कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। करेक्ट। और दूसरा जो स्कीम्स होते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी क्या? कुछ हिस्सा जो है भारत सरकार खर्च करेगा, कुछ हिस्सा जो है राज्य सरकार खर्च करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज किसी स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च आने वाला है एक साल में, तो उसमें से 70 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करेगा और 30 करोड़ रुपया जो है राज्य सरकार खर्च करेगा। तब हम बोलते हैं 70:30 प्रपोर्शन में। या मान लो आसाम राज्य जो है 10 करोड़ खर्च करेगा, भारत सरकार जो है 90 करोड़, 90:10 रेशो। तो ऐसे जो स्कीम्स होते हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में राज्य सरकार भी खर्च करता है उसे हम कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और ऐसे स्कीम जहां पे 100% का 100% खर्चा ये भारत सरकार द्वारा किया जाता है उस स्कीम के लिए उसे हम कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। तो अगर ये टोटल हम खर्चा देखेंगे भारत सरकार का, तो भारत सरकार का जो है सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर होता है? इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप देखोगे तो 1 रुपए में से 20 पैसा भारत सरकार को जो है, जो ऑलरेडी लोन लेके रखे हुए हैं भारत सरकार ने, वर्ल्ड बैंक से लिए है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिए है, अमेरिका से लिए है, जापान से लिए है, तो हर साल उसके ऊपर ब्याज भी तो हमें देना पड़ेगा। तो भारत सरकार का 1 रुपया में से 20 पैसा नेट जो है इंटरेस्ट पेमेंट, जिसे हम बोलेंगे ब्याज, उस ब्याज के ऊपर चला जाता है। नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो भारत सरकार को जो टैक्सेस मिलते हैं उसमें से कुछ हिस्सा भारत सरकार को जो है अलग अलग राज्यों में बांटना पड़ता है, देना पड़ता है। तो भारत सरकार अगर 1 रुपए खर्च करता है तो उसमें से 20 पैसा इंटरेस्ट के लिए खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है। 17 पैसा भारत सरकार का जो है अलग अलग राज्यों को उनका शेयर देने में वहां पे चला जाता है। जो अलग अलग तरह के सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, जैसे मैंने कहा कि जहां पे पूरा खर्चा भारत सरकार खुद होके करता है, तो ऐसे सेंट्रल स्कीम्स के लिए, सेक्टर स्कीम्स के लिए भारत सरकार का 1 रुपये में से 15 पैसा खर्च होता है। और फिर बाकी जो है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये बाकी चीज आएगी। तो इसको देखते हुए मोटा मोटी तौर पर आपके मन में ये एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि आने वाले आर्थिक वर्ष में भारत सरकार को मुख्यतः पैसा कहां से मिलने वाला है? बोरोइंग्स के माध्यम से, फॉलोड बाय जीएसटी के माध्यम से, फॉलोड बाय कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से, फॉलोड बाय इनकम टैक्स के माध्यम से। और अगर एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो भारत सरकार को खर्चा जो है किसके लिए सबसे ज्यादा करना पड़ता है? इंटरेस्ट यानी ब्याज भरना पड़ता है भारत सरकार को।
फॉलोड बाय अलग अलग राज्यों को जो है शेयर ऑफ टैक्सेस देना पड़ता है, फॉलोड बाय सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए, और फिर बाकी चीजें जो है उसके बाद में आएगी। तो ये चीजें जो है आपके मन में एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, और इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि भारत सरकार के पास आने वाले 1 साल में पैसा कहां से आएगा, क्या एक्सपेक्टेड है, और पैसा जो है भारत सरकार कैसे खर्च करने वाला है। अब ये जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, मैं इमीडिएटली यहां पे डिस्कस नहीं करने वाला हूं, जहां पे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये टर्म्स वहां पे आएंगे। तो डेफिसिट यानी क्या, भारत सरकार का इनकमिंग और भारत सरकार का खर्चा, इसके बीच में का जो गैप है उसे हम कहेंगे डेफिसिट। तो एग्जैक्टली ये टर्म्स क्या है, मैं ऑफलाइन लेक्चर जब लूंगा तब डायरेक्टली जो है आपके साथ वहां पे डिस्कस करूंगा, बट ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना जरूरी है। पहले वाला जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था कि रेवेन्यू रिसीट यानी क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी क्या, कैपिटल रिसीट यानी क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या, वो अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो ये सारे डेफिसिट आपको पता चलेंगे, क्योंकि बजट में इसका भी जिक्र वहां पे होता है। अभी का बजट अगर आप वहां पे देखोगे तो यहाँ पे कहा है कि भारत सरकार आने वाले वर्ष में फिस्कल डेफिसिट भारत सरकार का कितना रखने का प्लान है, 6.4% ऑफ जीडीपी। यानी भारत सरकार का रफली 3 लाख करोड़ रुपए का जो है जीडीपी है, मान लो भारत का जो है आर्थिक इनकम है। तो इस 3 लाख करोड़ में से 6.4% ऑफ 3 लाख करोड़ जितना कुछ आएगा, दैट इज भारत सरकार का, जिसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। भारत सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट कितना अगले साल रहने की अपेक्षा है, भारत सरकार बोलता है 3.8%। जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है 2.8%, और प्राइमरी डेफिसिट जो है 2.6%। अब ये एग्जैक्टली फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हेन आई विल हैव द ऑफलाइन लेक्चर विथ यू। ओके, बट यहाँ पे ये आंकड़े आपने ध्यान में रखना जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट भारत सरकार को रखना है 6.4% आने वाले आर्थिक वर्ष में, रेवेन्यू डेफिसिट 3.8% एंड प्राइमरी डेफिसिट 2.6%। अब यहाँ पे जो है एक चीज मैं बड़ी क्लियरली यहाँ पे जो है आपको समझाना चाहता हूं कि आपके सामने जो है ये 3 टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए आपको वहां पे दिखाई देंगे। एक जो टर्म है वो है एक्चुअल्स, दूसरी जो टर्म है उसे हम कहते हैं बजटरी एस्टिमेट्स, तीसरी जो टर्म है उसे हम कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब ये चीज क्या होती है, देखो जैसे मैंने कहा कि बजट, ये बजट कब के लिए है, ये बजट जो है अगले आर्थिक वर्ष के लिए, इन द सेंस 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, इस 1 साल के पीरियड में भारत सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और भारत सरकार पैसा कैसे खर्च करेगा, इसका लेखा जोखा यानी बजट। अब ये बजट बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये जो है कई महीने पहले से ही शुरू होती है। यानी अगर मान लो 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश किया गया, जिसका यानी अस्तित्व में कब आने वाला है, वो 1 अप्रैल 2022 से आगे। प्रेजेंट कब किया, 1 फरवरी 2022 को, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया कब होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए 1 से 2 महीने का समय वहां पे लगेगा। लेकिन ये बजट जो पेश किया गया उसको बनाने की प्रक्रिया ये ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 में ही शुरू होगी। यानी अक्टूबर 2021 में बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और वो बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी 2022 को, और सचमुच में उस बजट के अनुसार जो है खर्चा करना शुरू हो जाता है 1 अप्रैल 2022 को। यानी ये बजट बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू होती है। तो बजट बनाते वक्त क्या करते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उसमें का ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये क्या करता है, भारत सरकार के अंतर्गत रहने वाले जो अलग अलग मंत्रालय है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस मिनिस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उनसे जो है डेटा, उनसे जो है आंकड़े लेता है कि आपने जो है पिछले साल सचमुच में कितना बजट जो है वो खर्च किया। आपने मांगे थे 100 रुपए, आपको मिले 100 रुपए, लेकिन सचमुच में जो है 100 रुपए में से आपने जो है पिछले आर्थिक वर्ष में कितना खर्च किया, सचमुच में कितना खर्च किया, 80 ही रुपए हम कर पाए, 20 रुपए जो है वो खर्च नहीं हुए, और जैसे आर्थिक वर्ष खत्म हो जाता है तो वो जो है कैरी ऑन नहीं होता है, वो मामला वहीं पे खत्म हो गया। अगले आर्थिक वर्ष के लिए फिर से नए तरीके से आपको उसके लिए जो है बजट में वहां पे वो चीजें वहां पे रखनी पड़ेगी। सो पिछले आर्थिक वर्ष में सचमुच में कितना खर्च हुआ, ये जो आंकड़ा होता है उसे हम कहेंगे एक्चुअल्स। यानी एक्चुअली पिछले आर्थिक वर्ष जो खत्म हो गया 31 मार्च 2021 को, तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक सचमुच में कितना खर्च हो गया,
ये जो आंकड़ा रहेगा उसे हम कहेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल्स। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, अब क्या होता है जब बजट पेश किया जाता है, तब हम बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए हम 5,25,000 करोड़ का जो है बजट रख रहे हैं, यानी आने वाले एक वर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है 5,25,000 करोड़ वहां पे खर्च करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग स्कीम्स के लिए हम पैसा वहां पे दे रहे हैं। बट जैसे आर्थिक वर्ष शुरू होता है, 1 अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, मान लो हम जो है अक्टूबर नवंबर में आ गए, और तब भारत सरकार को पता चला कि यार हमने तो बोला था 5,25,000 करोड़, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है और ज्यादा पैसे की जरूरत है, और 75,000 करोड़ जो है और ज्यादा लगेंगे। ओरिजिनली हमने बोला था, बजट में जो डिसाइड किया था वो था 5,25,000 करोड़, तो हम बोलेंगे बजटरी एस्टिमेट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी हम जो है आने वाले एक वर्ष में कितना खर्च करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड, 5,25,000। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें लगा कि 5,25,000 से काम नहीं होता है, और खर्च करने की जरूरत है, और 75,000 खर्च करने की जरूरत है। मान लो टोटल कितना हो गया, 5,25,000 करोड़ प्लस 75,000, यानी बन गया सपोज 6 लाख करोड़, और उसी वर्ष हम खर्च कर रहे हैं, उसी आर्थिक वर्ष में खर्च कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, RE। यानी जैसे आर्थिक वर्ष चल रहा है, उस आर्थिक वर्ष में जरूरत के अनुसार और एडिशनल खर्चा उससे रिलेटेड सैंक्शन दिया जा सकता है, और मूलतः जो आपने बजटरी एस्टिमेट में जो आंकड़ा दिया था उसमें ये आंकड़ा ऐड हो जाएगा, तब आपको मिलेगा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। यानी तीन चीजें आपको क्या ध्यान में आ गई, एक्चुअल्स यानी पिछले आर्थिक वर्ष में सचमुच में कितना खर्चा हो गया, बजटरी एस्टिमेट यानी आने वाले आर्थिक वर्ष के लिए जो है, जो आपने कहा कि इतना इतना हम खर्च करने वाले, दैट इज बजटरी एस्टिमेट। और जब वो आर्थिक वर्ष में खर्चा हो रहा है, तब अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें और अमाउंट ऐड किया जा सकता है, और फिर ये टोटल अमाउंट ऐड करने के बाद में सचमुच में उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड, उस मंत्रालय से रिलेटेड जो खर्चा होगा उसे हम कहेंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो ये तीन आंकड़े आपको जो है जब चार्ट वहां पे देखोगे तो बहुत बार आपको दिखेगा एक्चुअल, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, बजटरी एस्टिमेट। तो एग्जैक्टली ये इसका मतलब क्या है, ये आपको समझना वहां पे बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो मैंने बेसिकली जो है भारत सरकार का इनकमिंग कहां से आएगा, उसके साथ ही फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट से रिलेटेड भारत सरकार ने क्या टारगेट रखे हुए हैं, इसको जो है मैंने आपको बताया। ओके, अब ये समझने के बाद में अगर हम टैक्सेशन के बारे में वहां पे देखें, तो इस साल जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी चेंज भारत सरकार ने नहीं किया है, यानी पिछले साल जो इनकम टैक्स के दर थे वही रहेंगे। यानी अगर आपका एक साल में इनकम 2.5 लाख रुपए है, तो आपको जो है कुछ भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं। अगर आपका एक साल का इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है, तो आपको जो है 5% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है, तो आपको 20% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और 10 लाख से ज्यादा अगर आपका वार्षिक उत्पन्न है, तो आपको जो है 30% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। यानी 2.5 लाख के नीचे कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, एंड 10 लाख के ऊपर आर्थिक अगर आपका कमाई है, टैक्सेबल इनकम है, तो उसके ऊपर 30%। तो सेम यही इनकम टैक्स स्लैब जो पिछले साल था, वो सेम इनकम टैक्स स्लैब इस साल भी जो है भारत सरकार ने वहां पे रखा है। कुछ जो बदल इस बजट में कहा गए हैं कि यूजुअली इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरने होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि करेक्टेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जो है आपको 2 साल की मोहलत दी जाएगी। सो विद इन 2 years यू कैन फाइल दी करेक्टेड इनकम टैक्स रिटर्न। उसके साथ ही जो अलग अलग तरह के कॉपरेटिव्स होते हैं, कॉपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्था, और इन सहकारी संस्था के पास भी पैसा आता है, तो ये सहकारी संस्था के लिए जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, यानी इन सहकारी संस्था को पहले जो है 18.5% अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भरना पड़ता था, वो रेट कम करते हुए अभी 15% किया है। ये सिर्फ सहकारी संस्था से संबंधित हम बोल रहे हैं। सहकारी संस्था को जो है अगर उनका इनकम, सहकारी संस्था की हम बात कर रहे हैं, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता था, तो उनके पहले जो है 12% सरचार्ज भरना पड़ता था। अब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर उस सहकारी संस्था का इनकम है, तो उसको 12% नहीं, सिर्फ 7% इनकम वहां पे जो है इनकम टैक्स, या मान लो सॉरी सरचार्ज जो है वहां पे भरना पड़ेगा। यानी 12% के बजाय
कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सरचार्ज कम करके जो है वो 7% किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज टैक्सेशन से संबंधित बजट में जो कहेगी कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, यानी इन सिंपल टर्म जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइंस है, बाकी ये इथर कॉइन्स वगैरह वगैरह जो होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अगर आप व्यवहार करोगे और उसमें आपका प्रॉफिट होगा, जो कुछ आप व्यवहार वहां पे करोगे, तो उसके ऊपर जो है आपको जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर आपको 30%, 30% इतना जो है आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सो एनी इनकम, अगर आप जो है क्रिप्टो करेंसी आपने 1 करोड़ रुपए में ली और मान लो आपको जो है आपने बेची 2 करोड़ में, यानी 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो उस 1 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% ये जो है टैक्स देना पड़ेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट के माध्यम से। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने ये भी कहा कि आने वाले वर्ष में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, वहां पे जो है एक तरह की डिजिटल करेंसी, ओके, तो जो है डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा जो है आने वाले वर्ष में डिक्लेयर की जाएगी। उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो आरबीआई द्वारा जो है डिक्लेयर किए जाएंगे। सो टैक्सेशन से संबंधित अगर आपको कोई बोलेगा तो मुख्यतः ये 2-3 मुद्दे आपको ध्यान में रखने हैं कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेड बाय कॉपरेटिव्स, इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 15%, surcharge on cooperative societies brought down to 7%, and वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर जो है 30% टैक्स लगेगा। ये चीजें जो है हमने यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। ओके, तो ये हो गया टैक्सेशन से संबंधित। इनकम टैक्स के बारे में जो है कोई भी बदलाव नहीं, ऑलरेडी मैंने जो है ये चीज आपसे वहां पे डिस्कस की थी। ओके, सो दिस इज अबाउट द टैक्सेशन वाला पार्ट।